हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सिगुर प्लेट्यू को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कैटल आइलैंड को लेकर के। तो कैटल आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें, कैटल आइलैंड हीराकुंड रिजर्वियर में 3 आइलैंड्स हैं, उनमें से एक है कैटल आइलैंड। और इस कैटल आइलैंड को साइट सीइंग डेस्टिनेशन के रूप में सिलेक्ट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट यहाँ पर इको टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। कैटल आइलैंड जो है वो हीराकुंड रिजर्वियर में जो एक्सट्रीम पॉइंट्स लोकेटेड हैं उनमें से एक है। और ये कंप्लीटली इनहेबिटेटेड बाय वाइल्ड एलिमेंट्स एंड विदाउट एनी ट्रेस ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पर ह्यूमन के कोई भी ट्रेस नहीं पाए जाते हैं कैटल आइलैंड पर। कैटल आइलैंड जो है वो हीराकुंड रिजर्वियर के कंस्ट्रक्शन से पहले एक डेवलप्ड विलेज था। लेकिन जब हीराकुंड डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया तो यहाँ पर से जो लोग हैं वो अब यहाँ से अपने गांव को, अपने विलेज को छोड़ करके चले गए और उनके कुछ एनिमल जो है वो यहाँ पर छूट गए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जैसे जैसे हीराकुंड डैम में फिर वाटर की अवेलेबिलिटी हुई तो ये एरिया जो है वो सबमर्ज्ड हो गया। लेकिन यहाँ का जो हिली एरिया है वो अभी एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर लोकेटेड है। मतलब ये जो आइलैंड है वो एक सबमर्ज्ड हिल है। तो यहाँ पर हमने बात की कैटल आइलैंड को लेकर के, और यहाँ पर कुछ एनिमल जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए इस आइलैंड को कैटल आइलैंड का नेम जो है वो दिया गया है। हीराकुंड डैम की अगर हम बात करें तो 1937 के टाइम में आप सभी को पता है कि हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो महानदी रिवर में 1937 में यहाँ पर फ्लड जैसी इशू देखने को मिले और उसी टाइम इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जो है उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक डैम के कंस्ट्रक्शन की, एक मल्टीपर्पज स्कीम की, एक फाउंडेशन रखने की उन्होंने सोच की। और ये जो हीराकुंड डैम है इसका फर्स्ट हाइड्रो पावर जो है वो 1956 में कमीशन हुआ था। हीराकुंड डैम हमारे इंडिया में सबसे जो लॉन्गेस्ट डैम है उनमें से एक है। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो ये महानदी रिवर, हीराकुंड डैम, कैटल आइलैंड से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 2023 में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट फीचर हमारा ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट्स का बहुत सारा टाइम जो है वो डेली बेसिस पर अपना टारगेट डिसाइड करने में लग जाता है। उनको लगता है कि किस तरीके से वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और किस तरीके से डिवाइड करें। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपका जो टारगेट है उसको कवर करते हैं कि प्रीलिम से पहले जो आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको एक बार आप कंप्लीट भी कर लोगे, उसको रिवाइज भी कर लोगे मल्टीपल टाइम्स। इस तरीके से आपसे आपके सिलेबस को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल यहाँ पर इक्वलिटी के बेसिस पर सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देते हुए उनको यहाँ पर आपके जो टारगेट्स हैं उसमें इनपुट किया जाता है। हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के जो अदर फीचर्स हैं उनको आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के व्यू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है झारखंड स्टेट को लेकर के। यहाँ पर आप सभी को पता है झारखंड स्टेट में टोटल 81 सीट्स हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में इशू देखने को मिला वहाँ के सीएम के खिलाफ में, और सीएम के ऊपर ये एलिगेशन लगे कि उन्होंने कुछ माइंस को अपने नाम अलॉट करवाने की कोशिश की है जब उनके पास में माइंस डिपार्टमेंट था। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वहाँ पर मेजोरिटी की बात आ रही है कि झारखंड में जो अभी गवर्नमेंट है क्या उसके पास में मेजोरिटी है। तो यहाँ पर अब वो अपने ट्रस्ट वोट जो है मतलब अपनी मेजोरिटी करेंगे कि हाँ जितनी सीट्स हैं उनमें मोर देन 50% सीट जो हैं उनके पास अवेलेबल हैं और वो सरकार बनाने के लिए कैपेबल है। तो
तो यहाँ पर ये ट्रस्ट वोट की बात की गई है कि किस तरीके से वो अपना ट्रस्ट वोट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर जो अपोजिशन है वो कोशिश की जा रही थी कि जिस तरीके से अभी हम देखें कि महाराष्ट्र में और भी अदर स्टेट में इस तरीके के इशू देखने को मिले हैं कि किसी पार्टी के जो एमएलए हैं उनको तोड़ करके दूसरी पार्टी अपना मेंबर बनाती है और फिर वहाँ पर अपनी जो मेजोरिटी है वो प्रूव करने की कोशिश करती है। तो इन सारे इश्यूज को रेगुलेट करने के लिए या और इन सारे इश्यूज को सोल्व करने के लिए जो ट्रस्ट वोट है इसके ऊपर काम किया जाएगा ताकि वो अपनी मेजोरिटी डिक्लेयर करे और जो ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा जो एनक्रोचमेंट जैसे इश्यू देखने को मिलते हैं वो ना देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, टाटा सन्स के जो फॉर्मर चेयरमैन है साइरस मिस्त्री, उनकी डेथ हो गई। वो अहमदाबाद जो हाईवे है, अहमदाबाद तो बॉम्बे, उस हाईवे पर अपने ट्रेवल कर रहे थे और जो डिवाइडर पर उनकी कार टकराती है और उसमें उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो आप मान सकते हो या एक जनरल अवेयरनेस के लिए, गुलाम नबी आज़ाद आप सभी को पता है ना कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और अभी उन्होंने एक टारगेट लिया है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ के जो राइट्स थे पहले लोगों के पास में, जो लैंड को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, जो नेटिव डोमिसाइल्स के बेसिस पर जो राइट्स उनको दिए हुए थे जो स्पेशल स्टेटस के टाइम में, तो उन सारे राइट्स को हम दोबारा से क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। उन सारे राइट्स को हम दोबारा से देने की कोशिश करवाएंगे। यहाँ पर उन्होंने हिंट दिया है कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और स्पेसिफिक वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके टारगेट्स के लिए काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, साउथ पेज पर, और यहाँ पर बताया हुआ है कि जो नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है उसके बारे में कि पाला थुरुथी बोट क्लब जो है उन्होंने 68 एडिशन जो हुआ है इसको जीत लिया है। अब ये नेहरू ट्रॉफी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो आप सभी को पता है कि हमारा जो सर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर केरला स्टेट जो है वो इस तरीके से लोकेटेड है। तो यहाँ पर केरला स्टेट में हर साल जो है वो अगस्त के मंथ में लास्ट एंडिंग में या सितंबर स्टार्टिंग में जो है वो नेहरू ट्रॉफी जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। नेहरू ट्रॉफी क्या होती है, एक बोट रेस होती है और इसमें जो बोट की जो आप इस तरीके से अगर आप व्यू करोगे तो बोट का जो साइज है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है जैसे कि स्नेक, तो इसको स्नेक बोट रेस के नाम से जाना जाता है। अब ये वेमनाड जो लेक है उसमें ऑर्गेनाइज होता है। तो वेमनाड लेक जिसको पुन्नामाडा लेक के नाम से भी जानते हैं, वेमनाड लेक जो यहाँ पर केरला के वेस्टर्न पार्ट पर, वेस्टर्न जो कोस्ट है वहाँ पर लोकेटेड है और डायरेक्टली अरेबियन सी से कनेक्टेड नहीं है। अरेबियन सी से एक नैरो बैरियर आइलैंड के थ्रू वो जो है वेमनाड लेक सेपरेटेड है। वेमनाड लेक जो है उसको अदर नेम से जाना जाता है, जैसे कि वेमनाड कोल के नाम से भी उसको जाना जाता है, वेमनाड कयाल के नाम से भी जाना जाता है, पुन्नामाडा लेक के नाम से जाना जाता है कुट्टानाड वाले एरिया में, और कोची लेक के नाम से भी जाना जाता है कोची में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है वेमनाड लेक के। डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं, एक नैरो बैरियर आइलैंड के थ्रू यहाँ पर सेपरेटेड है और केरला में बैक वाटर स्ट्रेच का एक एग्जाम्पल है वेमनाड लेक। वेमनाड लेक जो है वो केरला की लार्जेस्ट लेक है और हमारे इंडिया में लॉन्गेस्ट लेक के रूप में लोकेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेमनाड लेक को 2002 में रामसर कन्वेंशन के अंडर जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई थी, मतलब वेटलैंड साइट का डिजिग्नेशन दिया गया था। और हमारे इंडिया में सुंदरवन के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट के रूप में लोकेटेड है वेमनाड लेक। तो ये वेमनाड लेक से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। ये जो वेमनाड लेक है इसके ईस्टर्न पार्ट पर एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसको बोलते हैं कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए। जब भी किसी एरिया को आप डिस्कस करो तो उससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए उस एरिया को लेकर के, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, मान लो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना है, तो इसमें क्या कोशिश की जाती है कि जो करंट इश्यूज जो बने हुए हैं, करंट जो न्यूज़ रहता है उसी को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें LGBTQIA+ जो कम्युनिटी है उसको लेकर के अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ यहाँ पर
एक तरीके से अपनी डिक्लेरेशन की है और उन्होंने बताया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने कि जो कन्वर्जन थेरेपी होती है जिसको एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रूप में माना जाएगा और यहाँ पर स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को एम्पावर किया गया है कि अगर इन गाइडलाइंस को ब्रीस्ट किया जाता है तो आप डिसिप्लिनरी मतलब डिसिप्लिन के बेसिस पर आप जो है वो एक्शन ले सकते हो। तो एक वेलकम मूव है हमारी सोसाइटी का, एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको अगर हम देखें तो इक्वलिटी के बेसिस पर हमारे इक्वल जो है वो लोकेटेड है, एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उनके जो राइट्स हैं उनको सेव करने के लिए भी, उनको एक तरीके से कोशिश करने के लिए भी यहाँ पर ये बताया गया है कि मान लो कोई पर्सन जो है वो अपना जो सेक्स चेंज करवाना चाहता है, कि रीज़न ये है कि वो जिस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है उसी तरीके से वो सेक्स ऑर्गन जो है वो भी अपने चेंज करवाना चाहता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज डू नॉट रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आपको उस तरीके से आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो या आप अपने आप में इस तरीके के चेंजेस करवाओ। आर्टिकल में बोला गया है कि देखो LGBTQI जो कम्युनिटी है वो हमारी सोसाइटी का एक इक्वल पार्ट है और हम सभी को उसको एक रिस्पेक्टफुल जो हमारी इमेज है वो हमारी आई साइट में, हमारी साइट में जो है उनके लिए होनी चाहिए कि वो हमारी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है और हम वो जैसे हैं उनको उसी तरीके से अपनाएं, ना कि उनके ऊपर एक तरीके से फोर्स क्रिएट किया जाए कि उनका जो कन्वर्जन है वो देखने को मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि ताइवान और चाइना के बीच में जो क्लैश है वो रेगुलर बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ताइवान जो है उसको यूएस ने कोशिश की है कि उनको और ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी, मिलिट्री वेपन जो है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ताइवान में जब विजिट देखने को मिली यूएस के लॉ मेकर्स को लेकर के, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना ने इसका काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था। उसका बेसिक रीज़न ये है कि चाइना का ये मानना है कि ताइवान जो है वो उनका इंटीग्रल पार्ट है और इस तरीके से कोई अदर कंट्री आकर के उनके ऊपर जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर इस एरिया को लेकर के इंडिया ने भी अपने कंसर्न रखे हैं कि इस तरीके से इशू अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो इंटीग्रेटेड होते रहे, इंक्रीज होते रहे, तो आने वाले टाइम में ना सिर्फ इसकी वजह से ताइवान इफेक्ट होगा, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी इस तरीके की सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, तीस्ता सीतलवाड़ जिनको कुछ समय के लिए जेल में रखा गया, गुजरात एटीएस ने उनको अरेस्ट किया। तो यहाँ पर राइटर ने जो है वो एक बात बोली है कि उनको जो बेल मिलनी चाहिए थी उसमें काफ़ी लंबा टाइम मिला। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इश्यूज को डिस्कस करते हुए बात भी बोली है कि जिन बेसिस पर, जिन पॉइंट्स के बेसिस पर आपने उनको अरेस्ट किया है वहाँ पर तो बेल जो है वो अवेलेबल हो जानी चाहिए थी। उनको कुछ ऐसे केसेस जैसे कि यूएपीए केसेस या फिर अगर हम बात करें तो पोटा केसेस, इनके अंडर अरेस्ट नहीं किया गया था। तो जो उनको बेल है वो तो इस टाइम तक इशू हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन को लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रिजल्ट दे करके उनको बेल भी अप्रूव की है। अब यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बोला है, कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो उसमें आप द हिंदू न्यूज़पेपर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के जो उसका FAQ पेज है, कल का संडे का न्यूज़पेपर था, तो FAQ पेज पर जाकर के आप उसको डिस्कस कीजिए और उसको जो भी वीमेन के जो राइट्स हैं उनको लेकर के जो भी सेक्शन है उन सभी को लेकर के वहाँ पर बताया हुआ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वहाँ पर एक वीमेन को किस किस बेसिस पर एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं और जिन बेसिस पर अरेस्ट किया गया था सीतलवाड़ को, उनको यहाँ पर तीस्ता सीतलवाड़ जो एक तरीके से एक्टिविस्ट हैं, तो उनको यहाँ पर जो अरेस्ट किया गया था उनमें तो उनको बेल अप्रूव हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि उनको जो जस्टिस जो मिला है वो भी इनकम्प्लीटली है और यहाँ पर एक तरीके से जो जस्टिस है उसको एक तरीके से मिंगलिंग करने की कोशिश की गई। तो इसके ऊपर क्लियरली विजन होना चाहिए कि जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप एक तरीके से मिक्सिंग ना की जाए और जो भी इशू है उनका एक सॉल्यूशन के रूप में, उसकी प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन के रूप में रखा जाना चाहिए कि इन सेक्शंस के बेसिस पर अगर इशू रजिस्टर होते हैं तो उनको इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो बेल है वो अप्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती है, इन सभी को लेकर के क्लियरली होना चाहिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बताया गया है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे इंडिया की विजिट पर रहेंगे 2-3 डेज के लिए अभी। तो इसमें इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है वो किस किस तरीके से बेनिफिटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बांग्लादेश का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1971 में जो वॉर हुआ था इनका, लिबरेशन वॉर, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ में लड़े थे और पहले ईस्ट पाकिस्तान के बेसिस पर ये लोकेटेड थे। फिर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करने का जो जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और इसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। मतलब हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कंट्री के एस्टेब्लिशमेंट में ही हमारी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया था, तो उसके लिए तो हमारी कंट्री के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। लेकिन समय के साथ में चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अपने रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करे। यहाँ पर बताया गया है कि देखो, पहले बॉर्डर इशू था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उनको हमने सॉल्व कर लिया है। कुछ ऐसे एरिया थे जो हमारे अंडर आते थे, उनको हमने सौंप दिया, जो बांग्लादेश वाले एरिया में लोकेटेड थे उनको बांग्लादेश को, और जो हमारे एरिया, जो बांग्लादेश वाले एरिया में, मतलब कुछ एरिया जो बांग्लादेश वाले एरिया में हमारे आते थे उनको हमने बांग्लादेश को सौंप करके उनको एक तरीके से उसकी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी उनको सौंप दी। और कुछ पार्ट ऐसे थे जो इंडिया वाले एरिया में थे और बांग्लादेश के अंडर आते थे, उसको हमने अपने अंडर कवर कर लिया है। और जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको सिटीजनशिप राइट्स भी दे दिए गए हैं। तो हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम ये है कि जो रिवर जो है, बहुत सारी रिवर जो है उनका वाटर शेयर करते हैं इंडिया और बांग्लादेश। तो उन रिवर में जिनमें इम्पोर्टेंट है तीस्ता रिवर, जिसके बारे में कल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था ज्योग्राफी मैप के बारे में, तो उसमें अगर हम बात करें तो तीस्ता रिवर जो है उसके वाटर शेयरिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू बना रहता है। तो ये कुछ इशू है। इसके अलावा इशू ये है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल ट्रैफिकिंग भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ में देखने को मिलती है, जिन सभी को रेगुलेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बीएसएफ का जो क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज भी कर दिया है, ताकि इस तरीके के जो इशूज हैं उनको सोल्व कर सकें। तो इलीगल पोचिंग, इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल इशूज, इलीगल एंट्री इन इंडिया, ये कुछ इशू हैं बांग्लादेश को लेकर के जिनको भी हमें सोल्व करना चाहिए। बांग्लादेश के इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आपको मैप देख करके लगेगा ये इंडिया है और ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन रहते हैं। तो ना सिर्फ हम एशियन कंट्रीज़ तक, जो हमारे यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, ना सिर्फ उनके साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन रहेंगे, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक भी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी इजीली हो पाएगी। और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसको लेकर के एस्टेब्लिश भी किए हैं। हमने यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार जो है वो ट्राइलेटरल हाईवे भी लॉन्च किया है, और भी यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है उनका यूज़ करते हुए बांग्लादेश तक अपनी कनेक्टिविटी, फिर यहाँ पर हमने जो है नॉर्थ ईस्ट तक अपनी कनेक्टिविटी देने की कोशिश की है। तो बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन होना ज़रूरी है। और ना सिर्फ बांग्लादेश, जो भी हमारे रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में बेहतरीन रिलेशन रहे, तो ना सिर्फ इंडिया, जो अदर कंट्रीज़ हैं जो रीजनल एरिया में है इंडिया के, वो भी अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाएँ। यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रिलेशन है वो किस तरीके से थे। तो 2019 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रिलेशन एग्जिस्ट करते थे, लेकिन 2019 में जब हमारे इंडिया के ऊपर एक तरीके से पुलवामा अटैक हुआ, क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक देखने को मिली, और आर्टिकल 370 को जो डाइल्यूट किया गया यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर के पास में जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिमूव किया गया। तो उसके बाद में यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं उनमें इशू क्रिएट हुए। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ट्रांसफ़र होती थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको यहाँ पर रोक लगा दी गई। तो पाकिस्तान जो है उसमें अभी फ्लड जैसे इशू देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ की जो फूड सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये बताया गया है, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात रखी है कि जल्द ही हम इंडिया के साथ में जो एडिबल आइटम्स है, जिसमें अगर हम बात करें स्पेसिफिक वेजिटेबल्स की, तो उनको इम्पोर्ट करने के लिए जल्दी कोशिश की जाएगी। अब जैसे ही इंडिया के साथ में रिलेशन कम हुए पाकिस्तान के, तो उन्होंने इसका एक अल्टरनेट ढूंढा, चाइना, यूएस और ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने जो अपना मैक्सिमम जो डिपेंडेंस है वो इसके ऊपर फोकस किया।
तो देखो, अब पाकिस्तान जो है वो हमारे रीजनल एरिया में जो कंट्री है उसके साथ में अगर अपने रिलेशन मेंटेन करें तो काफ़ी ज़्यादा जो उसका जो कॉस्ट आता है किसी भी प्रोडक्ट को मंगवाने का वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और काफ़ी डिस्टेंट लेवल पर जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अगर एस्टेब्लिश करोगे, उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करोगे या उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट करोगे, सॉरी डोमिनेंस नहीं डिपेंडेंसी क्रिएट करोगे, तो ये एक तरीके से आपकी इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर ये बताया गया है कि आप सभी को पता है कि 5G टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो इसमें बताया गया है, ऑप्शन बताया गया है कि क्या किया जाए। या तो पहले से जो हमारे 4G टेक्नोलॉजी के जो भी हमने एक तरीके से इंस्टॉल किए थे, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी हमारे काम थे या जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया था उसी के ऊपर चेंज करके 5G टेक्नोलॉजी जो है वो सभी को पहुंचाई जाए, या फिर दोबारा से नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाए 5G टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो श्रीलंका को एक तरीके से असिस्ट करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो यहाँ पर जो स्टाफ लेवल जो डिसीजन हुआ, स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हुआ, उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि IMF जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो श्रीलंका को असिस्ट करेगा ताकि वहाँ पर जो इशू हैं उनको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लोकायुक्त आयुक्त को लेकर के है। देखो, आप सभी को पता है कि लोकायुक्त और लोकपाल एक जो बिल है उसको लेकर के काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोकपाल लोकायुक्त इश्यू जो है उसके ऊपर इंटेंस डिबेट जो है वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया गया था 1966 में, मोरारजी देसाई ने हेड किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को, और उसमें जो अपनी रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसमें सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया गया था। पॉलिटिकल करप्शन जो है उस टाइम ये देखा जा रहा था कि पॉलिटिकल करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जो सभी पोस्ट को एक तरीके से रेगुलेट करने की और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसकी भी जांच कर सके। तो उसके बाद में फिर टाइम टू टाइम जो है इसके लिए कोशिश की गई। फर्स्ट बिल जो है लोकपाल को लेकर के 1968 में लोकपाल में लाया गया, लोकसभा में लाया गया, लेकिन जैसे ही हाउस डिजोल्व हुआ वैसे ही ये जो बिल है वो भी लैप्स हो गया। अब बिल कौन कौन से लैप्स होते हैं ना, ये आपको बताना है। जैसे कि लोकसभा डिसॉल्व हो रही है या लोकसभा जो है इस तरीके से काम चल रहा है, तो कौन कौन से बिल जो है वो लैप्स हो सकते हैं और कौन कौन से बिल जो हैं वो लोकसभा लैप्स हो गई, दोबारा से नई लोकसभा बनकर के आ गई, तब भी वो बिल जो है वो बने रहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से बिल जो हैं वो लैप्स हो सकते हैं और कौन से बिल बने रहेंगे। तो ये जो लोकपाल की जो जर्नी है ना, लोकपाल का आइडिया देखो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसकी जर्नी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही और लगभग 45 साल बाद में लोकपाल और लोकायुक्त जो बिल है वो पार्लियामेंट के द्वारा 2013 में पास किया गया। अब सभी को पता है अन्ना हजारे मूवमेंट, जिसमें बहुत सारी जो सोसाइटी है उसने पार्टिसिपेट किया था, और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जो है उसका ओरिजिन भी इसी मूवमेंट से निकल करके आया था। तो यहाँ पर ये लोकपाल लोकायुक्त अभी क्या है, अभी इसमें इशू ये देखने को मिल रहा है कि लोकपाल लोकायुक्त भी को एक ऐसी एजेंसी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था कि अगर आपको लगता है, अगर आपको इस तरीके के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि करप्शन के चार्जेस इस पर्सन के ऊपर होने चाहिए और वो ऐसी पोस्ट है जो लोकपाल लोकायुक्त बिल के अंडर आती है, तो उसको आप लेकर के जांच कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश की गई केरला में कि अगर सिर्फ लोकपाल लोकायुक्त को ये बात लगती है कि हाँ करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर सिर्फ अपने इंटेंसिटी के बेसिस पर या अपनी इंटेंस फीलिंग के बेसिस पर ही लोकपाल लोकायुक्त जो है वो जांच शुरू कर सकता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि देखो, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है लोकपाल लोकायुक्त, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है ये, तो सिर्फ अगर उनको करप्शन के चार्जेस कुछ मिलते हैं तो उसी के बेसिस पर वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसी के बारे में बताया गया है कि अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये भी बोला गया है कि जो पोस्ट के ऊपर जो पर्सन बना हुआ है वो वहाँ से उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये जो हैं ये तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और मेजोरिटी इनके पास होती है, तब तक ये यहाँ पर गवर्नमेंट बनाए रखेंगे। तो अगर उनको हटाया जाना इतना ईजी होए कि उनके ऊपर जो केस है वो रजिस्टर हुआ है, उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, तो यहाँ पर
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो मेजोरिटी के बेसिस पर बोला गया जब तक मेजोरिटी है तब तक पोस्ट पे बने रहेंगे। तो इसी को लेकर के यहाँ पर जो कुछ इशू हैं वो बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो लोकायुक्त जो पोस्ट है वो कंट्रोवर्सी में बनी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि हसीना पारकर जो है वो, सॉरी हसीना पारकर नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश की शेख हसीना जो है, हसीना पारकर नहीं शेख हसीना, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर रहेंगी। बहुत सारी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है, जिसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एनर्जी कॉर्पोरेशन और भी अदर जैसे ट्रेड एंड रिलेशन या फिर कॉमर्स जो सेक्टर है इनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मंगोलिया की विजिट पर जाएंगे 3 दिन के लिए। तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मंगोलिया की विजिट पर हैं। उसके बाद में मंगोलिया की विजिट के बाद में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जापान की विजिट पर भी जाएंगे, और वहाँ पर 2+2 मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में कौन कौन सी मिनिस्ट्री शामिल होती हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब यहाँ पर मंगोलिया की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मंगोलिया जो है अगर हम बात करें तो सोवियत ब्लॉक के जो नेशन हैं उनके बाहर, उनके आउटसाइडर जो नेशन हैं उनमें से पहली बार इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने 1955 में मंगोलिया के साथ में अपने रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे। मंगोलिया जो है वो इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देने के लिए भी अपनी तरफ से बात रख चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंगोलिया और इंडिया जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में साथ भी काम करते हैं, जैसे कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया तो पार्ट है लेकिन ये एक ऑब्जर्वर स्टेट का यहाँ पर डेजिग्नेशन उसको मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया यूरोप मीटिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों कंट्री जो हैं वो साथ में हैं, मतलब दोनों कंट्री जो हैं वो इसके मेंबर हैं। इसके अलावा इंडिया और मंगोलिया के बीच में कुछ डिफेंस एक्सरसाइज भी होती हैं जिनका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिक्लेरेशन हुई थी, ब्रिस्केक डिक्लेरेशन, और इस ब्रिस्केक डिक्लेरेशन में दोनों कंट्री जो है उनका पार्टिसिपेशन है। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर उड़ीसा के जो सीएम हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उड़ीसा जो है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है। उन्होंने बोला है कि हमारा स्पेसिफिक फोकस जो है वो वीमेन के ऊपर और ट्राइबल जो पीपल है उनके ऊपर रहता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उड़ीसा जो है उसमें 1999 में सबसे पहले सुपर साइक्लोन देखने को मिला, और उसके बाद में उड़ीसा ने डिजास्टर मैनेजमेंट में एक ग्लोबल बेंचमार्क जो है वो एस्टेब्लिश किया है। ओके, पुअर्टी के ऊपर फोकस किया गया कि पहले पुअर्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी पुअर्टी रिडक्शन में फास्टेस्ट तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रखा है उड़ीसा स्टेट ने। उन्होंने बताया कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है जिसमें वीमेन और जो हमारे ट्राइबल सेक्टर है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, इसके लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम है। उन्होंने ये बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो उड़ीसा स्टेट ने किया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर जो नैनो यूरिया जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, जिसको इफ्को ने यहाँ पर बनाया है, तो इसको लेकर के साइंटिस्ट को अभी ये उलझन है कि नैनो यूरिया जो है क्या अभी जो फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ कर रहे थे वो लगभग 45 किलोग्राम का एक सैक हुआ करता था, जिसमें 20% जो पार्ट है वो एक तरीके से नाइट्रोजन जो है उससे रिलेटेड था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसको आप रिप्लेस करके हाफ लीटर की आप जो है वो एक लिक्विड नैनो यूरिया प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या ये रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो नाइट्रोजन अगर अवेलेबल नहीं रहा तो इशू क्रिएट होंगे। तो इन इशू के सॉल्यूशन के लिए जो है वो ये नैनो यूरिया को लेकर के साइंटिस्ट का ये मानना है कि क्या हम इन फर्टिलाइजर्स को जो चेंज कर रहे हैं क्या इसका जो रिजल्ट है वो निकल करके आएगा। यहाँ पर जो लद्दाख में है वो एक तरीके से हमारे ऑब्जर्वेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, और इसमें फर्स्ट डार्क स्काई जो रिजर्व है
उसको एक तरीके से व्यू करने के लिए ये सेटअप किया गया है लद्दाख में। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये जो हानले जो एरिया है जहाँ पर फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो इंडिया का सेटअप किया जाएगा, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हानले जो है वो सी लेवल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर टेलीस्कोप रहेंगे जिससे देखो सबसे ज़्यादा क्या देखा गया कि हम जो है वो स्काई को व्यू करें एक ऐसा एरिया जहाँ पर आर्टिफिशियल जो लाइट्स हैं वो कम से कम अवेलेबल हो। तो इसीलिए इस एरिया को चुना गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके कि जो हमारा डार्क रिजर्व जो है वो किस तरीके से बना, किस तरीके से उसको लेकर के नई नई रिसर्च की जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन बेस पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो चिली जो कंट्री है, चिली आप सभी को पता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पर नए कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रपोजल है उसके लिए प्लेबिसाइट जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। प्लेबिसाइट में जो चाइनीज़ जो सिटीजन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं कि क्या क्या चेंज होना चाहिए और किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ये नए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिजल्ट आता है तो यहाँ पर जो लोगों का जो इंडिजिनस राइट है, जो जेंडर इक्वलिटी है, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और काफ़ी पुराना जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो एरा चलता हुआ आ रहा है, जो एक तरीके से चार्टर जो बना हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।